रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, जितना स्टूडेंट जागरूक उतना तैयार रेलवे। कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर होती है। स्टूडेंटों ने बहुत कमाल किया, आरआरबी के पास सारा एक एक डाटा भेजा कि यहाँ गलती हुई है, तो आरआरबी भी अब चुन चुन के जवाब दे रहा है एक एक बातों का। यानी एक एक सवाल का जवाब ऑफिशियली नोटिस के द्वारा कैंडिडेट को दिया जा रहा है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के द्वारा हो रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी से भी रिपोर्ट कर सकता है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं रॉ मार्क्स के रिगार्डिंग कि रॉ मार्क्स क्यों नहीं दिखाया, तो हो सकता है इसके लिए भी आप कंप्लेन करें। कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर की नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आएगा। लेकिन बहुत सारे सवालों का यहाँ एक एक करके ऑफिशियली जवाब दे दिया है आरआरबी ने, जिसको रिजल्ट कटअप नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी एफएक्यू के द्वारा आरआरबी ने ऑफिशियल जवाब दे दिया है और कहा है कि गड़बड़ी की आशंका खारिज है, गड़बड़ी किसी एग्जामिनेशन में नहीं हुई है। अब कितना लेवल तक सही है ये अंदर की बातें हैं, लेकिन जो ऑफिशियली दिखाया है उसमें आप देखें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी टच कीजिए। आप जितना एक्टिव होंगे उतना आरआरबी आपके साथ एक्टिव होगा। तो चलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या क्या रेलवे ने बताया है, क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन। कुछ लोग कहें कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है यानी मानकीकरण जो प्रोसेस है यही घपला का जड़ है। तो देखिए रेलवे भी इसके लिए प्रिपरेशन करती है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और कम से कम गड़बड़ी हो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए एग्ज़ाम सीबीटी किया गया था। तो चलिए इसको देखते हैं रेलवे ने क्या क्या बताया है, एक एक करके आप ये वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और दिया है एफएक्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर मार्क एफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी लोगों के द्वारा बार बार प्रश्न करने की नॉर्मलाइजेशन के बारे में कर रहे हैं कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ सही हुआ है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया है। तो चलिए एक एक पॉइंट के देखते हैं। पहला लोगों का क्वेश्चन ऐसा था कि एग्जामिनेशन इन कंडक्टेड इन मल्टीपल सेक्शन, क्यों एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं लिया गया, लोगों ने ऐसा पूछा आरआरबी से। तो रेलवे ने जवाब दिया 1.89 करोड़ कैंडिडेट हैं और हमारे देश में सिस्टम की कैपेसिटी लिमिटेड है और सीबीटी हमें एग्ज़ाम लेना था, इसलिए हमने 153 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया। समझ गए होंगे, रेलवे ने सिंपल भाषा थोड़े से अच्छे लैंग्वेज में बना के लिखा है। चलिए दूसरी क्वेश्चन लोगों ने पूछा व्हाई नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी, क्यों ज़रूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन की। कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हटा दो, हमारा रॉ मार्क्स पे ही सिलेक्शन कर दो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि रॉ मार्क्स पे क्यों हुआ, नॉर्मलाइजेशन पे ही कर दो। उसका जवाब दिया है कि क्यों ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण। इसमें बोला गया है कि सिलेबस का सेशन मल्टीपल सेशन था, यानी बहुत अलग अलग 153 दिनों में एग्ज़ाम हुआ है। क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो रहा था, पर डे चेंज हो जाता है और स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज सेम कैलिब्रेटेड लाइकली इज वेरी, यानी एक कैंडिडेट कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, कुछ शिफ्ट में कुछ में ज़्यादा कर रहे हैं। इसी को इक्वलाइजेशन यानी बराबर लाने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। दिस इज लेवल ऑफ प्लेइंग ऑफ फील्ड ऑफ ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट की लेवल को लाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अगली प्रोसेस में चलें तो कह रहा है कि आरआरबी हैड कंडक्ट एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशन इन द पोस्ट वेयर दे आर एडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन, कब से ऐसा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस लगाया जा रहा है। तो रेलवे ने बोला है 2000 से, यानी 2000 से अभी तक की जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू था, चाहे आपने देखा या नहीं देखा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्या नॉर्मलाइजेशन सम शॉर्ट ग्रेस मार्क, नॉर्मलाइजेशन में कोई बोनस अंक दिया जाता है क्या, बोनस अंक जिसे हम ग्रेस नहीं कहें, बोनस अंक दिया जाता है क्या। तो नहीं, यहाँ पे कोई नहीं दिया जाता है। प्रोसेस फॉलोड बाय आरआरबी साइंटिफिक एंड स्टैटिक्स प्रोसेस, नॉट प्रोसेस फॉर अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स, कोई ग्रेस मार्क्स या बोनस अंक नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोगों का सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इज रिडक्शन एज वेल इंक्रीज इन मार्क इन कंपेयर दी रॉ मार्क्स,
बहुत लोगों ने मुझे गालियां दिया है, ये प्रश्न बहुत बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स इंक्रीज करता है, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, किताबों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको एक किसी ने समझा दिया था कि नॉर्मलाइजेशन में केवल मार्क्स बढ़ता है, घटता नहीं है। मैंने वीडियो बना के दिखा दिया है था कि कैसे घटता है। तो यहाँ देखिए आरआरबी ने बोला है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यस, क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, इसमें जब कैलकुलेशन होगा तो सेशन एंड कैंडिडेट के अनुसार ये घट बढ़ सकता है। किसी में बढ़ सकता है, किसी में घट सकता है, किसी का कम बढ़ सकता है, किसी का ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ के सारा खेल डाटा और पैरामीटर का है, आपके केवल रॉ मार्क्स पे नहीं डिपेंड करता। तो चलिए अगले प्रश्न में, दिस मीन्स ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट इज स्टैटिस्टिकली जज बेस्ड ऑफ द कैंडिडेट ही शैल बी कंपिटिटिंग विथ, कह रहा है कि ये कंपिटिटिंग विथ में अगर स्टैटिस्टिकल जजमेंट है तो क्या सभी के लिए कंपिटिटिंग है, ये सबके लिए बराबर है? तो कह रहा है बिल्कुल यस है। द प्रोसेस इन्वॉल्व रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, आपने रॉ स्कोर जितना अच्छा किया उस पे प्रोसेस हो रहा है, मीन पे है, स्टैंडर्ड डिविएशन पे है, रॉ मार्क्स पे है और सेशन पे है। यानी आपकी रॉ मार्क्स ही केवल नहीं इन्वॉल्व है, उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस में, आपके शिफ्ट में क्या हुआ, आपका प्रश्न कैसा था, दूसरे के शिफ्ट में क्या हुआ, प्रश्न हार्ड भी था। कुछ लोग बोलते हैं हमारा शिफ्ट का हार्ड था लेकिन हमारा बढ़ा नहीं, लेकिन आपके शिफ्ट के लिए, आपके लिए हार्ड था, कुछ लोग इसे अच्छा कर पाएँ तो उनके लिए इजी हो गया और उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, तो आपके रॉ मार्क्स में इसका नुकसान या फ़ायदा दोनों हो सकता है। अगर कम अटेम्प्ट किए तो फ़ायदा और ज़्यादा किए तो आपको नुकसान होगा, समझ सकते हैं। यानी आपके कहने से नहीं, पूरे एग्ज़ाम का जितने अगर 1000 कैंडिडेट हैं, एग्जाम्पल मानता हूँ, तो 1000 कैंडिडेट ने क्या किया है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगला कह रहा है व्हाट इज रॉ स्कोर और हाउ टू स्कोर कैलकुलेटेड, रॉ स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें बोल रहा है। तो इसमें 100 क्वेश्चन के टर्म में सारे प्रश्न को कैसे किया जाता है। कुछ लोगों का यहाँ एक भी और सवाल था कि अगर हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है तो क्या मेरा रॉ स्कोर कम हो जाएगा, यानी एक्यूरेसी का अंतर पड़ेगा? तो दोस्त एक्यूरेसी का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव घटेगा, एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है रॉ मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा, जब आपका स्कोर 100 पूरा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इनगोर, यानी कितने क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है किसी गलती कारण से या ऑब्जेक्शन आपने किया जिसके कारण से वो पहले हटा दिया गया। यानी 2 क्वेश्चन पहले हटा दिया गया तो 100 में से 2 हटाइएगा तो कितने बचेंगे? 98, समझिएगा 98 बचा। अब 98 पे ही सारा कैलकुलेशन होगा। इसको कैसे किया जाएगा? तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कितने? 60, करेक्ट हुआ है 54, गलत हुआ है आपका 6, तो 6 के लिए 2 नंबर आप नेगेटिव में कट जाएगा, 1/3 नेगेटिव है, तो 54 में से 2 घटा देंगे तो आपका स्कोर कितना रह जाएगा? 52। लेकिन 52 किस में है आपका? 98 में 52 है, समझिएगा 98 में 52 है। इसको 100 में करने के लिए 52/98 गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आपका रॉ स्कोर 53.06 हो जाएगा। समझिएगा बात को। इसी तरह किसी का अगर 3 क्वेश्चन इन गोर है तो 97 हो जाएगा, और यहाँ 52/98 नहीं 97 हो जाएगा, यानी इनका स्कोर और ज़्यादा हो जाएगा उसी टर्म में, क्योंकि 52 उनका सही है लेकिन टोटल मार्क्स 97 है, 96 रहेगा तो और उनका ज़्यादा हो जाएगा। आपके 52 नंबर आपके भी हैं उनके भी हैं, लेकिन उनके प्रश्न डिलीट ज़्यादा हैं इसलिए उनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरह जितने आपने कम नेगेटिव किया है तो वो मार्क्स आपको कम घटेगा। जैसे यहाँ 2 नंबर आपके 54 में से चले गए, आपने नेगेटिव अगर 3 ही किए होते तो 54 में से 1 घटता, आपका मार्क्स 53 होता, और 53 पे कैलकुलेशन होता तो आपका नंबर 54 प्लस में ऊपर में जाता। तो समझ गए होंगे प्रोसेस। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है लोगों का, दिस मीन इन डज नॉट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसमें आदमी का इंटरवेंशन नहीं है क्या? तो देखिए नहीं, बिल्कुल आदमी का इंटरवेंशन नहीं है। ये सारा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, रॉ, सेशन, मीन्स वगैरह सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, और उसमें आपके जो स्कोर और नंबर कैलकुलेट होता है इंटेंसली किसी को नहीं इसमें किया जाता है कि किसका क्या होगा। उसके बाद कह रहा है कैन कैंडिडेट सेम सेशन
हैव ए वेरिएशन इंक्रीज और डिक्रीज मार्क आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कहा यहाँ जा रहा है हिंदी में समझे तो कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और एक ही कैंडिडेट का मार्क्स में ज़्यादा और कम इंक्रीज हो सकता है क्या नॉर्मलाइजेशन में। तो देखिए बिल्कुल हाँ है। कल लोग इस पे भी गालियाँ दे रहे थे जिनको पता नहीं है कि टेक्निकली टर्म क्या होता है। तो एक शिफ्ट में भी वेरिएशन हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपका रॉ मार्क्स रेशियो में डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन से है, यानी 52 पे ज़्यादा चेंज हो सकता है, 40 पे ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो 80 पे और कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी आपका रॉ मार्क्स अगर कम ज़्यादा हो रहा है उसके कारण से आपकी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ज़्यादा कम चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर 35 आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 0.8 है और आपका स्कोर 35 डिविएशन में घटाने के बाद हो रहा है, तो 0.8 से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा टर्म में रखे अगर 40 है तो 8 चौक 32 आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इसी 0.8 पे किसी कैंडिडेट का 80 नंबर है तो यहाँ पे देखें 80 64 हो जाएगा। लेकिन इसके टर्म वाले जो आपके माइनस में जुड़ेंगे टोटल स्कोर में, तो वहाँ डिविएशन अलग हो जाएगा। इसलिए एक शिफ्ट में सेम शिफ्ट और सेम सेशन के मार्क इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स माई कंपिटिटर हैज बी इंक्रीज एज कम्पेयर टू रॉ मार्क्स बट माई मार्क्स रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क आर सेम वाई। हमारे दोस्त का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खुजली हो रही है हमें, लेकिन हमारा नंबर थोड़ा कम हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। समझिएगा बात को, मैं टेक्निकली टर्म को समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपका क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है सेशन में। मार्क्स मीन स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ स्कोरेड कैंडिडेट इन सेशन एनालिसिस बेस इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर सेशन टेकन इज बेस ऑफ सेशन। The normalization is carried out the respect of the base session and equalization difficulty level of the other session or this session, since the base session so there is no change of the normalization marks raw marks on this session अलग अलग। और इसके लिए नीचे 10-12 एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग। किसी का 40 नंबर है तो क्या होगा, किसी का 50 होगा तो क्या होगा, वो दिखा देता हूँ आपको संतुष्टि के लिए। ये सेशन के लिए रॉ मार्क्स और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी मीन रॉ मार्क्स और स्टैंडर्ड डिविएशन पे करके सारी कैलकुलेशन कर दिया है, जो मैंने पहले कई बार वीडियो में बताया है लोगों को। अब यहाँ पे ऑफिशियली आप देख सकते हैं। तो चलिए 2-4 प्रश्न और लोगों का है अलग अलग, उसके लिए अलग अलग कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है बट लेकिन सो मेनी कैंडिडेट हैव स्कोरेड मार्क्स हायर देन 100। तो इसका जवाब कल ही मिल गया था कि 100 से ज़्यादा हो सकता है। अगर 90 से किया है तो उसके ज़्यादा हो सकने की चांसेस है। और रेलवे ने बताया था 126.25 और ज़्यादा भी इसके रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कुछ लोग ऑब्जर्व किए हैं इन दिस फर्स्ट टाइम दैट कैंडिडेट हैड गॉट नॉर्मलाइजेशन स्कोर मोर देन 100 नंबर ऑफ पास्ट ऑफ RRB एग्जामिनेशन आल्सो कैंडिडेट हैड मार्क्स मोर देन 100। पहले भी एग्जामिनेशन में 100 से ज़्यादा मार्क्स आया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन लोग अभी पहली बार किए हैं, नए नए लोग हैं, पढ़ाई में नए आए हैं, कंपटीशन में नए आए हैं या ध्यान नहीं दिए हैं। हम भी अगर पहली बार देखेंगे तो हमें भी ऐसा ही लगेगा। तो समझिए ये पहले भी आया है लेकिन ऑब्जर्वेशन में नहीं था। तो चलिए उसके बाद अगले बात करेंगे। तो देयर आर एनी चेंजेस इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड फार्मूला एंड सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट। तो कह रहा है नो, ये प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता। दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी अडेप्टेड इन 2000 और 2000 से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस बार पहली बार प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रिजल्ट और चुनाव एक साथ होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बीच में जोक भी चलते रहता है। तो आगे चलते हैं। अब उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे है। तो ये प्रोसेस आपने कल ही देख लिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन S1 S2, उसके बाद कैंडिडेट का स्कोर, उसके बाद आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर, टोटल स्कोर माइनस होगा, उसके बाद आपके
टोटल स्कोर का एवरेज स्कोर वाई एवरेज जोड़ा जाएगा। इस है नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना लिया है, ये लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ लोगों का कह रहा है कि हाउ बेस सेशन डिसाइडेड, बेस सेशन कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा बेस सेशन है। तो यहाँ से देखिए, among session having 70% and above the average attendance all session, the one with maximum value mean raw score taken as a base session। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है among session having 70% से ज़्यादा अटेंडेंस यानी उपस्थिति है जिस एग्जामिनेशन में, ऑल सेशन को इसमें लिया गया है। साथ में वन विथ मैक्सिमम वैल्यू मीन और रॉ मार्क्स टेकन इज ए बेस सेशन, उस सेशन का मैक्सिमम वैल्यू को लिया गया है। और कैसे लिया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे देखें, कैन यू गिव ए सब एग्जाम्पल टू दी प्रोसेस, कैसे प्रोसेस में लिया गया। तो यहाँ पे 9 सेशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि 9 सेशन का ये एग्जाम्पल है जिसमें सेशन 1 से लेकर 9 तक यहाँ तक है। इसमें आपका मीन रॉ मार्क्स, पूरे कैंडिडेट का रॉ मार्क्स यानी मीन कहें तो पूरे कैंडिडेट का मीन रॉ मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में सबसे ज़्यादा किसका है, सेशन 7 का है। देख लीजिएगा, इसी को स्टैंडर्ड डिविएशन के रॉ मार्क्स के टर्म में ले लिया गया है दोनों डाटा को। तो चलिए आगे नीचे देखते हैं। तब यहाँ कैलकुलेट कर रहा है सेशन 7 के लिए। सेशन 7 क्या है, बेस सेशन ऑफ रॉ मार्क्स है। बेस सेशन समझ सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए था ये 7 है, जिसमें 38.2 और 18.2, यानी अगर बोलें तो हमारा S1 S2 के टर्म में अलग अलग शिफ्टों के लिए इसमें कंसीडर किया है। तो देख लें, एग्जाम्पल से समझें। कंसीडर द कैंडिडेट एज सेशन 8, सेशन 8 के लिए कैलकुलेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बेस सेशन 7 है और सेशन 8 के लिए कैंडिडेट कर रहा है, जिसमें सेशन 8 में रॉ मार्क्स आर 75। कितना है रॉ मार्क्स को, यानी कैंडिडेट का स्कोर ये है रॉ मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट स्कोर कितना है, 75 है। घटाने बढ़ाने के बाद, नेगेटिव हटाने के बाद, ये आपका डिलीटेड क्वेश्चन हटाने के बाद 75 नंबर है किसका, कैंडिडेट का। इसका देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, 18.32, और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है इस शिफ्ट का, 12.68, यानी S2 कितना है 18.32, S1 क्या है 12.61, क्योंकि सेशन 8 के लिए लिया गया है। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब इसमें देखिए 18 ज़्यादा है 12 से कि कम है, ज़्यादा है, यानी फ्रैक्शन 1 से ऊपर जाएगा और इनका मार्क्स हमेशा बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब यहाँ देख लें तो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था, 21 नंबर कैंडिडेट का एवरेज था और इनका 75 स्कोर था। तो 75 में से 21 घटा दिया और साथ में 38 नंबर पूरे सेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया है, पूरी सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला, जो हमने पहले भी फार्मूला में किया था, बस जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ भी आप देखें 38.32, तो ये जुड़ना है और यहाँ घटना है, और ये वाला आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है जो 1 से ज़्यादा हो रहा है। और ये पूरा कैलकुलेट के मार्क्स देखिए 115.89 आया हुआ है। मैंने भी कैलकुलेट किया था मैक्सिमम डिविएशन के लिए, तो 112.5 आया था, क्योंकि अनुमानतः, बिल्कुल अनुमानतः मैंने नंबर लिया था, 95 92 ऐसे करके। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में आप जाएं तो दूसरा कह रहा है कि एक कैंडिडेट ने केवल रॉ मार्क्स 35 किया है। देखिएगा 35 लाया है, बाकी ये इनका, और लेकिन सेशन इनका 8वां ही है। जो पहले सेशन था तो उनका S1 वही रह गया, S2 वही रह गया, लेकिन उस कैंडिडेट का केवल मार्क्स चेंज हो गया। क्या हो गया, 135 हो गया। तो 135 के यहाँ चेंज होने से इनका ये पॉइंट चेंज हो गया, तो इनकी टोटल स्कोर 58.09 हो गया। समझिएगा। अब अगले में चलते हैं कि सेशन 9 में 35 नंबर ही लाया है ये कैंडिडेट, यानी इस दोनों को कंपैरिजन कर रहा है। इस कंपैरिजन में आप देखें तो आप देखें यहाँ पे कि इनका भी स्टैंडर्ड डिविएशन 18.32 था, लेकिन S1
12 से बढ़ के कितना हो गया 17, क्योंकि सेशन क्या है 9 है। तो सेशन 9 में आप जाएंगे तो सेशन 9 में देखिए, सेशन 9 में क्या था, ये 12 बढ़, यहाँ से देखेंगे तो पहले सेशन 8 में 12.8 था और डिवाइडर 17.61 हो गया। पहले क्या था 18.32 बटे 12.68 था, अब क्या हो रहा है 18.32 डिवाइडेड बाई 17.61। अब ये फ्रैक्शन कितना रह गया, बिल्कुल 1 के पास आ गया, यानी जितने भी मल्टीप्लाई फैक्टर हो गए बहुत कम हो गया, जिसके कारण से इस कैंडिडेट के क्या असर पड़ेगा, तो हो गया। तो ये कैंडिडेट का असर देखिए, 35 में से 33 घटा दिया गया उसके शिफ्ट का और 38 से मिला दिया गया, और फाइनली स्कोर देखें तो 35 नंबर लाने के बाद 40.37 नंबर पा रहे हैं, जबकि दूसरे सेशन में एक कैंडिडेट 35 नंबर लाने के बाद 58.09 पा रहे हैं। अब लोगों ने माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये हुआ क्या, मेरे पास तो अनफेयर है, ये लॉटरी लग गई, क्या क्या कमेंट करेंगे। एमसीबीडी के जो भी कमेंट करना है करते रहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, आपका नहीं, आपके साथ वाले कैसे कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगला एग्जाम्पल मिल गया होगा आपका, अगला एग्जाम्पल दे रहा है सेशन 7 के लिए, 4 लाया है, इन्होंने 24 लाया है, और यहाँ देखिए 23 लाया है। उसी तरह आप देखें कैंडिडेट का 23 का, एक कैंडिडेट 23 और दूसरे का 23, दोनों का बराबर हो गया। कब, जब सेशन का देखिए सेशन 9 और 10 दोनों के लिए बराबर हो गया, 23 मार्क का 27.89। तो यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का लगभग सेम रहा, मार्क्स भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये 33.2 है, यहाँ भी 33.02 है, यहाँ 1837 है, 1761 है, यहाँ भी वही फार्मूला, यानी सेशन 9 और 10 के लिए दोनों बराबर लगा, इनकी मार्क्स दोनों का बराबर बढ़ा। जब मार्क्स अगर बराबर बढ़ा तो बढ़ेगा डिविएशन के साथ, यानी टोटल कहें तो टोटली आपको यहाँ इन्होंने समझा दिया है। उसके बाद अगला देखें, कैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर लेस देन दी रॉ स्कोर, बिल्कुल यहाँ पे रॉ स्कोर का एग्जांपल लिया है कि 75 रॉ स्कोर है, उस सेशन कौन सा नाम दिया है, सेशन का नाम में अगर कैलकुलेट कर दिया है तो देखिए 73.81 आया है, यानी नॉर्मलाइजेशन में मार्क आपका घट भी सकता है, कम भी बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है। और फाइनली कह रहा है डैट इज मीन्स द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टैटिकल मैथमेटिकल एंड देयर इज नो डायरेक्ट डिस्क्रिएशन ह्यूमन इंटेंवेंशन वाटेवर, समझिएगा, यानी कोई जान के किसी का नंबर कम ज़्यादा या कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल ये टोटल मैथमेटिकल और स्टैटिकल ऑपरेशन है, जिसमें कंप्यूटर सारी चीज़ों को सही ढंग से करती है, किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष नहीं लेता, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल यही सच्चाई है, ऐसा कहा गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रॉ मार्क्स हमें नहीं दिखाया जा रहा है, बिल्कुल रॉ मार्क्स के लिए आप डिमांड करें आरआरबी से कि हमें रॉ मार्क्स दिखाया जाए, जो हमारा रिजल्ट कार्ड है, और प्लस में हमें मास्टर आंसर की दिया जाए, जिससे हम अपना रॉ मार्क्स और दोनों देख पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।